नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज असल में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव की तैयारी अलग अलग पक्षों की क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और लगभग सारे विरोधी दल, मतलब कुछ दलों को छोड़ दें जैसे बीजेडी, वाईआरसीपी, बीआरएस, ये 4-5 दलों को छोड़ दें तो बाकी सारे दल INDIA के गठबंधन के तहत एक हो रहे हैं। तो ये एक होकर क्या करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं अगले साल अप्रैल मई की बात नहीं कर रहा हूं जब चुनाव शुरू होंगे लोकसभा के, मैं अगले सिर्फ 2 महीनों की बात करूंगा। आज 2 महीने यानी सितंबर और अक्टूबर, विधानसभा चुनाव से पहले तक। मुझे लगता है कि लगभग नवंबर में जो है विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उससे पहले तक क्या होने वाला है, राजनीतिक परिदृश्य क्या दिखने वाला है, इस पर बात करेंगे। देखिए, समस्या क्या है विपक्ष की सबसे बड़ी, कि मोदी विरोध के अलावा उसके पास कोई एजेंडा नहीं। तो ये मुझे याद दिलाता है 1971, 1971 में भी विपक्ष की यही स्थिति थी। इंदिरा हटाओ के अलावा कोई एजेंडा नहीं था। बार बार वो इस मुद्दे को लेकर आते थे कि इंदिरा गांधी को हटाएं तो जनतंत्र बच जाएगा, जनतांत्रिक संस्थाएं बच जाएंगी, तो फिर देश बच जाएगा। ये वही सब मुद्दे थे जो आज विपक्षी दल बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और क्या किया इंदिरा गांधी ने? इंदिरा गांधी ने लोगों से कहा कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। और किसकी बात मानी जनता ने? इंदिरा गांधी की बात मानी। आज स्थिति क्या है? आज जो है विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, और मोदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये अमृतकाल है, 1000 साल की नींव रखो, अगले 1000 साल देश किस दिशा में जाएगा। 2047 जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब देश कहाँ पहुँचेगा। वो देश के विकास की यात्रा का रोड मैप बता रहे हैं कि हम कब कहाँ पहुँचेंगे। वो बात कर रहे हैं कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। विपक्ष कह रहा है मोदी हटाओ। वो कह रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। वो कह रहे हैं मोदी हटाओ। तो ये सवाल ये कि मोदी हटाओ ठीक है, वहाँ तक आप विपक्ष में हैं, ये नहीं कहेंगे कि मोदी को फिर वापस लाओ, लेकिन मोदी को क्यों हटाओ? अगर आप जनता के सामने जाएंगे और जनता आपसे सवाल पूछेगी, बड़ा स्वाभाविक सवाल है, जनता पूछेगी कि हम क्यों हटाएं मोदी को, कारण तो बताइए। उसका कोई कारण नहीं है। मोदी को क्या इसलिए हटा दो कि चंद्रयान 3 सफल हो गया, या मोदी को इसलिए हटा दो कि चंद्रयान 3 की सफलता को शेयर करने के लिए मोदी विदेश दौरे से सीधे बेंगलुरु जाते हैं और वैज्ञानिकों के बीच में पहुंच जाते हैं। विपक्ष को ये भी बुरा लगता है कि मोदी गए क्यों वहाँ। मोदी का ये स्वभाव कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं बना है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2008 में चंद्रयान 1 गया था, तब भी उसके बाद जो है वो वैज्ञानिकों से जाकर अहमदाबाद में मिले थे, उनको भोजन पर बुलाया था। तब कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री ने ये काम किया था क्या, या प्रधानमंत्री ने किया था क्या? आज मोदी कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो बताना पड़ेगा ना लोगों को कि मोदी बुरा कर क्या रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप हार रहे हैं इसलिए मोदी बुरे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट नहीं मिल रहे इसलिए मोदी बुरे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं इसलिए मोदी बुरे हैं। तो ये तो आपकी दृष्टि से हो सकता है, लेकिन आप जो सोचते हैं, आप जो मानते हैं, मैं विपक्षी दलों की ओर से कह रहा हूँ, वो इस देश की जनता नहीं मानती है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था, इंडिया टुडे सी वोटर का जो है मूड ऑफ द नेशन आया, सर्वे आया, उसमें जो है तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कोई कहीं टक्कर में नहीं है। डिस्टेंट सेकंड है राहुल गांधी और बहुत दूर है
अब उनको लॉन्च करने की जितनी भी कोशिशें हुई अभी तक तो सफल हुई नहीं। आगे हो जाएगी इसकी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगले 2 महीने में क्या क्या होने वाला है, ज़रा उस कैलेंडर पर नज़र डाल लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि विपक्ष पर कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। और विपत्ति से मेरा मतलब है, राजनीति में जब विपत्ति की बात होती है तो होता है मुद्दों का अकाल एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष की ओर से मुद्दों की भरमार। तो मोदी और उनकी पार्टी मुद्दों की कारपेट बॉम्बिंग करने वाली है आने वाले समय में। कुछ पार्टी की ओर से होगा, कुछ अदालतों की ओर से फैसले आएंगे, उनके कारण होगा। तो क्या क्या संभावना है उसकी बात करते हैं। तो पहले तो अभी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। संविधान पीठ सुनवाई कर रही है, और सुनवाई के दौरान जो संकेत मिल रहे हैं, और वैसे भी पता था कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका फैसला क्या आएगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कोई भी दुनिया की ताकत वापस नहीं ला सकती। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जो रवैया है, जिस तरह के सवाल पूछे हैं, उससे पूरा केस एक ही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। तो 31 अगस्त तक इसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी। जो याचिकाकर्ता थे वो अपना पक्ष रख चुके हैं, इस समय सरकार अपना पक्ष रख रही है, और उसके बाद फैसला सुरक्षित हो जाएगा। तो मानकर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1 महीने या 1.5 महीने का समय लेगा फैसला लिखने में, तो अक्टूबर के 3 या 4 हफ्ते में फैसला आ जाएगा। तो 370 पर सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की मुहर लग जाएगी। उससे पहले सितंबर के दूसरे सप्ताह में G20 का सम्मेलन है। आपको मालूम है कि भारत G20 का इस समय अध्यक्षता भारत के पास है। दुनिया भर के बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। उनके बीच में मोदी का जो कद दिखाई देगा, जो मोदी का और भारत का वैभव दिखाई देगा, जो भारत की प्रतिष्ठा दिखाई देगी, वो पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। विपक्ष के पास उसका क्या जवाब है, सिवाय उसमें कमी निकालने की कि मोदी अपना प्रचार कर रहे हैं, मोदी इस कार्यक्रम का भी इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, इस पर कोई जवाब नहीं है विपक्ष के पास। सारा जो रोष है, सारा जो विरोध है, वो इस बात पर है कि मोदी ये सब कर क्यों रहे हैं। मोदी चुनाव प्रचार करें तो विपक्ष को समस्या है कि मोदी जो है चुनाव प्रचार क्यों करते हैं। और इन्हीं 2 महीनों में, बल्कि अगले महीने ही सितंबर के फर्स्ट वीक में ज्ञानवापी पर वहाँ जो SI का सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट आएगी, उस पर फैसला आएगा अदालत का। और इन्हीं 2 महीनों में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सर्वे होगा या नहीं, इसका फैसला आएगा। और इन्हीं 2 महीनों में अक्टूबर की तारीख लगी है, लालू प्रसाद यादव की जमानत पर फैसला आएगा। CBI सुप्रीम कोर्ट गई है कि भाई स्वास्थ्य के कारण इनको जमानत दी गई है, ये जेल में थे और अब ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो इनकी ज़मानत जो है रद्द की जानी चाहिए, स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है। तो ज़्यादा उम्मीद है इस बात की कि लालू प्रसाद यादव फिर जेल पहुंच जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ED से भागते फिर रहे हैं, समन आ रहा है, जा नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सबसे ताज़ा घटनाक्रम है, उन्होंने ED को चिट्ठी लिखी कि ये जांच को स्थगित कर दीजिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ED फिर समन भेजेगी, उनको हाजिर तो होना ही पड़ेगा, उससे कोई बचाव है नहीं। और भ्रष्टाचार का मामला है तो उस पर जवाब भी देना पड़ेगा। ED के पास जो दस्तावेज है उसके खिलाफ उनके पास क्या कहने को है ये बताना पड़ेगा। तो ये चर्चा ED से पूछताछ के बाद जो चर्चा रहेगी वो हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार की, यानी जो इंडिया गठबंधन है उसके एक बड़े घटक दल के भ्रष्टाचार की चर्चा। लालू प्रसाद यादव जाएंगे तो लोगों को चारा घोटाले की याद दिलाएगी, और उस याद में RJD बहुत प्रमुख हिस्सा है गठबंधन का, उसके भ्रष्टाचार की चर्चा होगी। भूपेश बघेल कह रहे हैं 4.5 साल सरकार में रहने के बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार के समय जो केंद्र की योजना थी शौचालय की, उसमें घोटाला है, उसकी जांच कराइए। भैया आप क्या कर रहे थे अभी तक, तो क्यों बोल रहे हैं, अभी तक क्यों चुप थे?
अभी तक चुप थे और अब बोल रहे हैं इसलिए कि उनके करीबी लोगों पर ईडी के छापे पड़े हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, शराब घोटाला, माइनिंग का घोटाला, कोयले का घोटाला, इन सब से संबंधित जो दस्तावेज मिले हैं उसको लेकर परेशानी है भूपेश बघेल को कि उस जांच की आंच उन तक न पहुंच जाए, ये समस्या है। फिर उधर पश्चिम बंगाल आ जाइए, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने कोई कसर उठा नहीं रखी कि किसी तरह से अभिषेक बनर्जी को उस घोटाले से बचा लिया जाए जो शिक्षक भर्ती या कहे शिक्षा भर्ती घोटाला है, जिस इस नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में, जिसमें ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाने वाले और उस समय के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी जेल में हैं, उनकी सहायक जेल में हैं और लोग जेल में हैं। तो अभिषेक बनर्जी ने बड़ी कोशिश की हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कि उनके खिलाफ जांच ना हो या पूछताछ ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब ईडी ने अभी पिछले हफ्ते ही जो रेड की है उसमें जो दस्तावेज मिले हैं एक कंपनी के, उसमें अभिषेक बनर्जी डायरेक्टर रह चुके हैं और उनका हिस्सा है। और उस कंपनी का इस्तेमाल, जो ये घोटाला हुआ शिक्षा भर्ती का, पैसे के बदले नौकरी देने का, उसके पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पूरे विपक्षी गठबंधन के लोगों के भ्रष्टाचार के मामले अगले 2 महीने छाए रहने वाले हैं। और तमिलनाडु की तो बात ही नहीं की मैंने, 2 मंत्री जेल में हैं, 2 का मामला डीए का मामला यानी डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मामला हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फिर से खोल दिया है। उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी जांच एजेंसी का भी कोई रोल नहीं है। विपक्ष को लग रहा है कि उसके पास सबसे बड़ा हथियार है फिर से जातीय उन्माद पैदा करने का, और वो जाति की गणना की मांग से होगा। बिहार में जाति की गणना पूरी हो चुकी है। कर्नाटक का मैंने बताया था कि 2015 में ही हो गया था, रिपोर्ट आ गई थी, उसको सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सिद्धरामैया। और इस बीच में इसी महीने जस्टिस जी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। अब ये जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना क्यों था? 2017 में मोदी सरकार ने बनाया था। इसलिए बनाया था कि पिछड़ा वर्ग में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। उसमें जो ऊपर की शक्तिशाली जातियां हैं आरक्षण का लाभ सारा वो ले जा रही हैं। तो कैटेगराइजेशन हो और उसके अनुसार जो है आरक्षण के कोटे का बंटवारा हो। देखिए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय भी आयोग के एक सदस्य ने कहा था कि ये एक तरफा है, ये इस आरक्षण का लाभ केवल जो किसान जातियां हैं उनको मिलेगा। जो आर्टिजन मतलब जो कलाकार हैं, जो मिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, इस तरह का काम करने वाले जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मंडल ने सुनी नहीं है। अब वो काम हो रहा है। अब इन जातियों को आरक्षण का कोटा ज़्यादा देने की बात हो रही है। पिछड़ा वर्ग में जो मजबूत जातियां हैं, ताकतवर हैं, हर तरह से आर्थिक रूप से संपन्न हैं, धन बल बाहुबल सब तरह से संपन्न हैं, उनका आरक्षण का कोटा घटाया जा रहा है। उनका आरक्षण का कोटा घटाए जाने का मतलब आप समझ रहे हैं? सीधे क्षेत्रीय दलों पर प्रहार, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के। यानी यादव राजनीति ने जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का, उसके आंदोलन का, सामाजिक न्याय के नाम पर जो फ़ायदा उठाया राजनीतिक और दूसरे तरह का, उसमें कमी आने वाली है। तो सीधा हमला उस पर है। विपक्ष अभी गिनती की बात कर रहा है और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो है उसे लागू करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की और विश्वकर्मा योजना लागू हो गई। ये उन्हीं वर्गों के लिए है जिनका आरक्षण बढ़ाया जाने वाला है। हालांकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है रोहिणी कमीशन की, वो जल्दी ही सार्वजनिक होगी और उसे लागू भी किया जाएगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और उम्मीद ये है कि इन्हीं 2 महीनों में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यह ज़्यादा से ज़्यादा अगर देर होगी तो विंटर सेशन में रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जा सकती है। सरकार उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ आएगी कि सरकार आगे करने क्या जा रही है। तो पिछड़ा वर्ग का जो कार्ड विपक्ष ट्रम्प कार्ड की तरह खेलना चाहता था, उस कार्ड को प्रभावहीन कर दिया है मोदी सरकार ने।
और आप देखिए कि 2014 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, अति पिछड़ा वर्ग का जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो लगातार बढ़ता गया है। तो अति पिछड़ा वर्ग का वोट बीजेपी को जो वोट प्रतिशत जो मिलता है वो लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्रीय दलों का और कांग्रेस का घट रहा है। ये सिलसिला कंटिन्यूअस चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसलिए ये मुद्दा भी विपक्ष का नहीं चलने वाला है। फिर सबसे बुरी खबर जो विपक्ष के लिए जिसके आने की संभावना है, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 सितंबर आखिरी दिन होगा संजय मिश्रा के कार्यकाल का। संजय मिश्रा यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है उनके कार्यकाल का। उसके बाद क्या होगा? विपक्ष में बड़ी खुशी थी कि संजय मिश्रा से छुटकारा मिल रहा है। संजय मिश्रा एक अदद व्यक्ति हैं जिनसे पूरा विपक्ष डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ईमानदार है। तो आप ईमानदारी की ताकत को कम मत आंकिए। एक व्यक्ति अगर सिस्टम में ईमानदार हो तो वो क्या कर सकता है, इसका उदाहरण है संजय मिश्रा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ईमानदारों की संख्या अगर सिस्टम में बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। तो बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि 15 सितंबर के बाद संजय मिश्रा एक नए पद पर आसीन होंगे। जो खबरें छनकर आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है। कहा यह जा रहा है कि सीबीआई और ईडी को मिलाकर एक संस्था बनाई जाएगी जिसके मुखिया होंगे संजय मिश्रा। दोनों संस्थाओं के डायरेक्टर रिपोर्ट करेंगे संजय मिश्रा को, जो नई अथॉरिटी बनेगी। तो उनकी ताकत कम होने की बजाय और बढ़ने वाली है। अभी उनका सीबीआई पर कोई अधिकार नहीं है। सीबीआई किस केस को कैसे हैंडल कर रही है, उसकी जांच कैसे चल रही है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, इस सब के बारे में उनका कोई दखल नहीं होता। उनका दखल ईडी तक सीमित है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तक सीमित है। अब दोनों पर होगा तो क्या होगा? तो वो विपक्ष के लिए तो एक तरह से महाकाल की तरह है। विपक्ष के खिलाफ जिन 3 मुद्दों का जिक्र 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने किया था, उनमें सबसे बड़ा, चुनावी दृष्टि से अगर देखें, सबसे प्रभावी मुद्दा बनने जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। और प्रधानमंत्री 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से पीछे नहीं हटूंगा, डरूंगा नहीं। तो उन्होंने मन पक्का बना लिया है और उनके पास इसके लिए जो है, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये देखिए, किसी भी सिस्टम में ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग आपके साथ काम करने वाले हों जिन पर आपको पूरा भरोसा हो। संजय मिश्रा ऐसे लोगों में आते हैं। प्रधानमंत्री का इसीलिए उन पर भरोसा है। तो विपक्ष के लिए एक और बुरी खबर मुझे लगता है कि 15 सितंबर की रात या 16 की सुबह तक आ जाएगी। 3 मुद्दे जिनकी मैं बात कर रहा था, उनमें दूसरा मुद्दा था वंशवाद का। वंशवाद के मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार घिरते जा रहे हैं। उनके पास जवाब में सिर्फ यही होता है कि बीजेपी के फला नेता का भी जो है बेटा या बेटी या उसके परिवार का फला व्यक्ति सांसद है, विधायक है या मंत्री है, ये कहने के अलावा और कुछ है नहीं। विपक्ष की स्थिति क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अपना चुनाव अमेठी से हार गए। 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। उस अमेठी लोकसभा क्षेत्र में जहां हारने के बावजूद राहुल गांधी को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, वहाँ 5 जो विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा के तहत आते हैं, उनमें से 4 में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो वो वोट कहाँ चला गया सब? ये ज़मीनी हकीकत है, दावा कुछ भी हो। अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होने वाली है। उस बैठक से पहले एक व्यक्ति का मैं नाम लेना नहीं चाहता, मजबूरी में लेना पड़ रहा है, और वो है शरद पवार। शरद पवार अभी ये पहेली नहीं सुलझा पाए हैं कि उनकी पार्टी टूटी है या नहीं टूटी है। सारा राजनीतिक नेतृत्व देश का जो है वो बड़ी उत्सुकता भरी नज़रों से, कौतूहल भरी नज़रों से देख रहा है कि पहली बार ऐसा पॉलिटिकल फिनोमेनन देखने को आ रहा है। एक पार्टी टूट गई लेकिन उसके दोनों धड़े कह रहे हैं कि पार्टी टूटी नहीं।
भाई ये चमत्कार तो शरद पवार ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता है। तो शरद पवार की स्थिति क्या रहेगी तीसरी बैठक तक? तीसरी बैठक में क्या किसी मुद्दे पर भी सहमति बनेगी और वो मुद्दा मोदी हटाओ के अलावा भी कुछ होगा क्या? विपक्ष के पास मुद्दों की जैसी विपन्नता है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी विपक्षी दलों की ये स्थिति रही हो। तो 2024 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि विपक्ष की जो सोच है वो ये है कि ठीक है, हमारा चंद्रयान भले ही चंद्रमा पर न उतरे, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश करें, तारे तो दिख जाएंगे। तो अब वो तारे रात में दिखेंगे या दिन में दिखेंगे, ये तो देश का मतदाता बताएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।